नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम व्यक्तित्व। दरअसल व्यक्तित्व में अलग अलग चेहरे से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस बार उन चेहरों की मैं बात करना चाहता हूं जिन्होंने एक मध्यम परिवार से चलकर अपनी एजुकेशन करके उसके बाद समाज सेवा करते हुए राजनीतिक में उनका आना हुआ और राजनीतिक में भी बहुत समय तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार फिर वो राज्यसभा के मेंबर बने। उसके बाद फिर विधानसभा का उन्होंने चुनाव जीता और आज दरअसल भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर आज हरियाणा में काम कर रहे हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं नलवा विधानसभा के विधायक श्री रणवीर गंगवा जी से। नमस्कार सर। जी नमस्कार। समान परिवार से चल के और किसान परिवार से, जैसा कि आपसे बात हुई, आपने बताया कि किसान परिवार से चलकर बहुत सारी मेहनत करते हुए आज आप विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद पे हैं। कैसा सफर रहा सर? देखिए, सफर मेरा, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं था शुरू में। हाँ, मैं सोशल जरूर रहा और सोशल कार्य करते करते 2000 में मैंने पहली बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा और जिला परिषद के चुनाव के अंदर मैं चुनाव जीत गया और जीतने के बाद में फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मैं कोई किसी भी पार्टी के अंदर नहीं था और मेरी ना ही ज़्यादा कोई किसी पार्टी के अंदर जानकारी थी। उस टाइम पे इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, तो मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन की और वहाँ से मैंने अपनी जो है राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की और धीरे धीरे चलते चलते जो है सब कुछ होता रहा। और बेसिकली मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, खेती बाड़ी का काम हमारा घर का रहा है। तो मेरे परिवार की कोई बैकग्राउंड की बात करें अगर पॉलिटिकल, तो मेरे परिवार में तो किसी ने सरपंच का चुनाव भी गांव में नहीं लड़ा। ये चुनाव की शुरुआत जो है वो मैंने की। मैंने भारतीय जनता पार्टी 2019 में ज्वाइन की। उसके बाद में जो है लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद में जो है मैं नलवा से ही मैंने चुनाव लड़ा और यहाँ से जीत दर्ज की और अभी मैं विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के ऊपर जो है पद पे हूँ। तो इस तरीके का मेरा राजनीतिक सफर जो है एक नीचे से पंचायत राज से शुरू होकर के मैंने किया, क्योंकि राज्यसभा की टर्म जो 6 साल की होती है 2010 से 16 तक की थी, क्योंकि 14 में फिर चुनाव आ गया था, इसलिए मैंने 14 में राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया था 2 साल पहले। जिस क्षेत्र से आप आते हैं वो भजनलाल का क्षेत्र माना जाता है और उस क्षेत्र से पहले इनेलो से विधायक बन के आए आप और दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन किया। 2 बातें इसमें कि उस क्षेत्र से निकल के आना और फिर एक पार्टी छोड़ करके फिर दूसरी पार्टी में जाके फिर विजय होके आना, कैसा माहौल था? और जब आपने इनेलो पार्टी छोड़ा वो ऐसी क्या, मतलब उस समय आपके ऊपर क्या बीत रही थी, क्या सोचा आपने, किस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी में अपना फिर दोबारा सफर शुरू किया? देखिए, जहां तक शुरुआत करने की बात है, जैसे मैंने पहले कहा, मेरा तो ये था कि एक बार मन ही खराब हो गया था कि इससे अच्छा राजनीति छोड़ दी जाए। उसके बाद में आदरणीय सीएम साहब मनोहर लाल जी की, क्योंकि मैं लगातार यहाँ पे बेशक मैं विपक्ष में था लेकिन मैं विधानसभा के अंदर था 4.5 साल से, और जो जिस पारदर्शिता से इन्होंने कार्य किए, जिस बिना किसी भेदभाव के और खासकर जो ट्रांसपेरेंसी से जो नौकरियां देने का काम किया, मैं इनसे प्रभावित था और इसी को लेकर के जो है मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उन्होंने मुझे चुनाव लड़वाया और वहां से जीता। जहां तक आप क्षेत्र की बात करते हैं, प्रजातंत्र के अंदर क्षेत्र किसी के नहीं होते। प्रजातंत्र के अंदर ये ठीक है कि चौधरी भजनलाल जी ने वहां से चुनाव लड़े, लगातार वो जीतते रहे वहां से, लेकिन अगर आप लोगों के अंदर जाएंगे, लोगों से संपर्क रखेंगे, प्रजातंत्र के अंदर लोग सर्वोपरि है। लोग क्या चाहते हैं, लोग अगर आपके साथ हैं तो फिर ये मायने नहीं रखते कि आप किस घराने से आते हैं, कि इसके अंदर कोई राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र है। जो लोग जो चाहेंगे वही जो है वहां से जीतेंगे। तो इसलिए लोगों का आशीर्वाद रहा और लगातार रहा। मैंने जैसे आपको बताया कि लगातार मैंने उसी क्षेत्र से 2 बारी जिला परिषद का मेंबर रहा, दोनों बार मुझे जिताया। अब लगातार 2 बारी से एमएलए भी वहां से जिताने का काम किया। तो ये लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है।
जैसे आपने बताया कि नलवा विधानसभा क्षेत्र जो है वो फर्स्ट टाइम विधानसभा बना था और उसके बाद आपने चुनाव भी लड़ा, फर्स्ट टाइम आप हार गए, 2 बार से आप विधायक भी हो। क्या लगता है कि आपने वहाँ पे जिला पंचायत में भी आपने देखा, नगर निगम भी देखा आपने, और अब विधायक के रूप में भी वहाँ आप देख रहे हो, राज्यसभा सांसद के रूप में भी आपने देखा। क्या चुनौतियां वहाँ पे लोगों के साथ है और किस प्रकार से सत्ता में, विपक्ष में भी रहे और सत्ता में आने के बाद आपने वहाँ पे ऐसे कौन कौन से काम किए जो कि वहाँ पे भजन लाल नाम इतना बड़ा होने के बावजूद भी उस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ था? देखिए, उस क्षेत्र की जहाँ तक बात है, हमारा जो क्षेत्र है ये एक तरीके से एक साइड में राजस्थान लगता है और पानी की शॉर्टेज है। और वहाँ पे मैं बताऊँ, आप लोग जो ना खेतों में बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं राज्यसभा का मेंबर बना तो मैंने देखा कि उस समय भी काफ़ी लोग जो खेतों के अंदर ढानियाँ बना करके रहते हैं और उनके लाइट नहीं थी, तो लोगों की जो समस्याएं थी मैंने उसमें देखा कि ये सबसे बड़ी समस्या है कि आज ढाणियों में लोग रहते हैं और उनकी लाइट नहीं है। तो मैंने जो भी मेरा डिक्शनरी ग्रांट का जो पैसा आया, मैंने ढाणियों के अंदर उससे लाइटें लगवाने का काम किया, जो मेन जो उनका काम था। और जो जो बाकी जो दिक्कतें, जैसे आपने कहा कि नलवा हल्के के अंदर क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। नलवा हल्का के अंदर जो है, क्योंकि राजस्थान के साथ लगता है, सिंचाई के पानी की भी कमी है और पीने के पानी की भी बहुत ज़्यादा वहाँ कमी थी। नलवा का कुछ एरिया तो शहरी क्षेत्र है और कुछ ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ढाणियों के अंदर तो लाइटों की बात है, तो हमने आज मेरे हल्के के अंदर कोई भी ऐसी ढाणी नहीं है जिसके अंदर लाइट जो है ना गई हो। गांव से हमने हर जगह पे लाइट भिजवाने का काम किया है। दूसरा, जो जल जीवन मिशन के तहत हमने, ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसमें 1 करोड़ रुपए से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक के कार्य वहां ना चल रहे हों। पुरानी पाइपें हैं तो वो नई दबाई जा रही है, कहीं वाटर वर्क्स टूटे हुए हैं तो वो नए जो है उसमें रिपेयर उसका चल रहा है। और इसी तरीके से जो शहरी क्षेत्र है वहाँ भी हमारे जो आज़ाद नगर का एरिया है, वहाँ 10 करोड़ रुपए की लागत से अभी हमने एक वाटर टैंक बड़ा बनाया ताकि पीने के पानी की दिक्कत ना रहे। जो सेक्टर 15 और पटेल नगर का एरिया है, वहाँ पे भी हमने 4.5 करोड़ रुपए की लागत से एक वाटर टैंक जो है, अभी एक एक्स्ट्रा वाटर टैंक जो पटेल नगर का जो सेक्टर 15 है, वहाँ एक वाटर टैंक और बनाया है। अब बात करते हैं विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद पे आप हैं। बहुत सारी चीजें बदलते हुए हमने विधानसभा में देखा, चाहे वो ई पेपर की बात करें, पेपरलेस की बात करें, और विधायकों की बहुत बड़ी चुनौती है कि विधायक लगातार अपनी बात विधानसभा में उठाते हुए देखते हैं कि ऑफिसर जो है, अधिकारी जो है, वो विधायकों की बात नहीं सुनते हैं। उसके ऊपर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी संज्ञान लिया और आपने भी देखा। किस तरीके से देखते हो, क्या वो चैलेंजेस आज भी है या उस पर आप लोगों ने कितना काम किया? देखिए, विधानसभा के अंदर तो अभी नई चीजें आई है। आपने देखा ही है कि अभी हमने विधानसभा को डिजिटल करने का काम किया है। और जो पेपर बहुत ज़्यादा लगता था, कई कई क्वेश्चन तो ऐसे होते थे कि 200 300 पेज एक एक जवाब के अंदर ही जो है देने पड़ते थे। उसको अभी सारा का सारा डिजिटल करने का काम किया है। अभी जो क्वेश्चन है वो भी डिजिटल तरीके से लगाए जाते हैं और जो आंसर है वो भी, जो हमारे जो टैब लगे हुए हैं हर एक सीट के ऊपर, उसके अंदर जो है वो आ जाते हैं और बहुत ही सरल तरीके से हर एक विधायक उसको आराम से चला सकता है, आराम से देख सकता है। जो आदमी मोबाइल यूज करता है, मोबाइल हर आदमी यूज करता है, उस मोबाइल से भी आसान तरीके से वो चलाने का जो सिस्टम उसके अंदर बनाया गया है। मैं हमारी आईटी की टीम है उसको भी उसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से उसको जो है उसने सिस्टम सारा का सारा लगाने का काम किया है। और जहाँ तक बात ऑफिसर्स की ना सुनने की है, उसके लिए अफसरों को समय समय पर निर्देश भी दिए गए हैं और प्रिविलेज कमेटी भी जो है उसके लिए बनाई गई है। माननीय स्पीकर साहब ने प्रिविलेज कमेटी का गठन किया है, जिसमें अगर कोई भी ऑफिसर काम नहीं करता है तो वहाँ उसकी शिकायत दी जा सकती है और उसको जवाब देना पड़ेगा ताकि ऑफिसर की भी जवाबदेही जो है ऑफिस की जा सके।
एक लॉटरी सिस्टम जो विधायकों का लगातार था कि हमारी क्वेश्चन हमारे नहीं लगता है या क्वेश्चन हमारी वो ले नहीं पाते हुए आप लोग, तो आपने एक लॉटरी सिस्टम जिसका पूरे देश में चर्चा का विषय है कि आपने अच्छा काम किया है। लेकिन अगर यहाँ की विधायक की बात करें तो जब आप सीट पे होते हो, जब सत्र चलता है, तब भी बहुत सारे विधायक विपक्ष के कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है, समय नहीं पूरा दिया जाता है। सत्ता पक्ष के विधायक को समय दिया जाता है और विपक्ष के जो विधायक हैं उनको समय नहीं दिया। क्या क्या वजह है? देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर एक हमारे यहाँ एक परंपरा बनी हुई है कि केवल विरोध के लिए विरोध करना है। अगर कोई विरोध सही कोई तथ्य के आधार पे हो तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर विरोधी पक्ष होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ तो क्योंकि केवल हमें आरोप लगाना है, इसलिए इस टाइप की बात करते हैं। देखिए, हमने जहाँ लॉटरी सिस्टम शुरू किया है, पहले एक तो ये थी कि सत्ता पक्ष के विधायकों के ही केवल जो है ना % ज्यादा लगते हैं जी, इसीलिए हमने जो विपक्ष के विधायक है उनके सामने उन्हीं से वो भी निकालते हैं लॉटरी और सारे मिलकर के निकालते हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी के आधार पे जो है वो निकले और जिसका % लगता है उसी के हिसाब से जो है उसका लग जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का है चाहे विपक्ष का है। और इसके साथ साथ हमने जहां तक बोलने की बात है, ये रिकॉर्ड की बात है कि आज हमने जो सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष को बोलने का मौका दिया है, क्योंकि विपक्ष बात ताकि रखे वो आमतौर पे उनकी शिकायत रहती थी कि हमारी कोई सुनता नहीं है और है, तो उनको हमने सत्ता पक्ष का जितना हक बनता है उससे ज्यादा हक जो है विपक्ष को बोलने का मौका दिया है, ताकि प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात जो है सरकार के सामने रख सके। एक और सवाल है कि पहली बार देखा गया कि विधानसभा का एक अलग बजट जो है वो मिला विधानसभा को 50 करोड़ का, इसको कैसे देखते हैं आप? बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आज जो हमारे जो विधानसभा है, हाउस जो है, वो पहले विधान परिषद होती थी और इसके अंदर आज हमारे टोटल 90 मेंबर हैं और 90 से एक भी मेंबर अगर फालतू आ जाए तो उसकी बैठने की जगह इसके अंदर नहीं है, पूरी की पूरी है। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि नई जगह देख करके, एक दो जगह देखी भी है और जैसे ही वो फाइनल हो जाएगी तो उसको बनाने के लिए बजट का प्रावधान रखा गया है। बहुत अच्छी बात है, इससे जो है नए भवन की भी एक बहुत जो जरूरी है और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि उसकी तैयारी तो पहले करनी ही पड़ेगी। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लगभग 3.5 साल सरकार को पूरा हो गया, गठबंधन में आपकी सरकार चल रही है, घोटाले की बात, बेरोजगारी की बात, तमाम आरोप आप लोग के ऊपर लग रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, 3.5 साल तो गठबंधन की सरकार हो गई और 5 साल आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर सरकार चल रही है। और इस सरकार के अंदर चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप देखेंगे कि जिस ट्रांसपेरेंसी से कार्य हुए हैं, आज जो सरकारी नौकरी है वो केवल और केवल मेरिट पे दी जा रही है। आज जो कोई गांव का गरीब आदमी है, चाहे वो कोई मजदूर का बच्चा है, उनको भी अगर वो योग्य है तो उसको योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। आज जितनी भी नौकरियां मिल रही है वो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मिल रही है, कोई जात पात या तेरा मेरा या कोई क्षेत्रवाद करके जो है वो नहीं मिल रही। इसी तरीके से जब विकास कार्यों की बात है, पूरा हरियाणा एक, हरियाणवी एक के तर्ज के ऊपर माननीय मनोहर लाल जी ने कार्य करने का काम किया है और हर जगह पे समान विकास कराने का काम किया है। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल्स, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात करते हैं, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने भी पैदल यात्रा किया। उसके बाद कांग्रेस हाथ जोड़ो अभियान, हाथ मिलाओ अभियान। उसके बाद आपके महम से विधायक कुंडू साहब ने पदयात्रा की
और अब आपके पुराने पार्टी के नेता अभय चौटाला पद यात्रा कर रहे हैं। क्या लगता है कि 2024 की तैयारियां शुरू हो गई है, इस पद यात्रा का मकसद क्या है? देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, उन्होंने भारत जोड़ने की बात कही। भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत कहीं टूटा हुआ नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत का सम्मान विश्व पटल पे बहुत ज्यादा बढ़ा है और उसकी चिंता करने की जरूरत राहुल गांधी जी को नहीं है। राहुल गांधी अपनी पार्टी की चिंता करें। इसी तरीके से आपने इंडियन नेशनल लोकदल की बात की, तो कहीं न कहीं वो अपनी खोई जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रजातंत्र के अंदर जब लोगों का विश्वास आप खो देते हैं तो फिर चाहे वो यात्रा करें चाहे कुछ भी करें, उससे कोई बात बनती नहीं। कुंडू जी की यात्रा पे क्या कहेंगे? कुंडू जी की यात्रा पे तो कुंडू जी बता सकते हैं, मैं क्या बताऊंगा। राजनीतिक दृष्टि से कर सकते हैं, कोई भी यात्रा करे, कोई किसी को मनाही थोड़ी है। अब बात करते हैं कि लगातार पहले हरियाणा में देखा जाता था कि भाई 3 पार्टियां चुनाव लड़ती थी, इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस और बीजेपी। उसके बाद जेजेपी आई और अब आम आदमी पार्टी मैदान में। 2024 में चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं? आम आदमी पार्टी आपके अगल बगल यानी दिल्ली और पंजाब दोनों जगह उसकी सरकार है। हरियाणा में बिजली फ्री की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं और दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी का वजूद कोई हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं है और आपने देखा है हुआ अभी आदमपुर चुनाव है तो जमानत बचाना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल ही नाम मात्र के वोट उनको जो है ना केवल आए हैं, यानी लोग यहाँ उनको कोई एक्सेप्ट जो है वो नहीं कर रहे हैं। फ्री का मतलब प्रजातंत्र के अंदर फ्री फ्री कहने से कोई बात नहीं बनती। जब तक लोगों को कोई भी, चाहे कोई कर्ज की बात है चाहे कोई और कार्य की बात है, उनको सक्षम बनाना होगा हमें। और कोई भी चीजें फ्री देने से तो कोई बात नहीं बनती, फ्री कहीं से नहीं आता। और इसलिए लोग आज उनको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर ट्रांसपेरेंसी से कार्य कर रही है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो इसलिए आज मैं नहीं समझता कि, क्योंकि आम आदमी का तो कोई वजूद यहाँ है नहीं, कांग्रेस बिखरी हुई है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो हालत है वो आप लोगों के सामने ही है। तो आज केवल विकल्प के तौर पे और कुछ नहीं है लोगों के सामने, और लोग आज दिल से भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। 2 बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। एक तो सरपंच सड़क के ऊपर है, लगातार सरपंचों का विरोध हो रहा है। वो आपने जो अभी जो नियम लगाया है, और दूसरी तरफ ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, ये भी कहीं न कहीं सरकार की गले की फांस बन रही है। सामने चुनाव है, लोकसभा भी और विधानसभा भी। सरपंच तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जो भी मंत्री हैं उनको तो गांव में नहीं आने देंगे। क्या लगता है आपको कि जब गांव में नहीं जाने देंगे तो फिर चुनाव कैसे होगा? ये ऐसी कोई भी बात नहीं है कि गांव में नहीं जाने देंगे और कोई बात है। सरपंच भी हमारे साथ ही होते हैं। ये ठीक है कि उनकी मांग है कि ई टेंडरिंग के बजाय उनको जो है वैसे जो है बगैर टेंडर के छूट दी जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लोगों का एक आरोप लगता था कि अपने लोगों को टेंडर दे देते हैं, अपने लोगों को काम देते हैं। ये मैंने जैसे पहले कहा कि आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सारे काम ट्रांसपेरेंसी से हो रहे हैं। ये ई टेंडरिंग है वो भी ट्रांसपेरेंसी से कार्य हो, कोई यूं ना कह सके कि अपने किसी को अपने चैत्य को जो है वो टेंडर दे दिए। ये जो भी लोएस्ट टेंडर जिसका भी होगा उसको काम मिलेगा, इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है। बल्कि सरपंचों को और ज्यादा अधिकार हमारी सरकार ने दिया है। अभी पहली किस्त पीआरआई की सारी उनके खातों में चली गई और जो ग्राम पंचायत कहेगी वही काम होंगे, वो गांव में बैठ करके तय करेंगे, वही काम होंगे। सरकार का उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री भी पूर्ण रूप से स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन फिर भी या तो सरपंच समझ नहीं पा रहे या
हम समझा नहीं पा रहे, कहीं न कहीं गैप है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी ये निवेदन करूंगा कि एक बार इसको शुरू करने का काम करें, कार्य शुरू करने का काम करें, और काम करेंगे तो फिर अगर कोई इसमें कोई कमी होगी तो सरकार बाद में विचार करती रहती है। हमेशा कहीं कोई बात होती है तो उसमें अमेंडमेंट होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब कोई भी बात कोई चीज शुरू की है नई और उस पे बिना ही उसके इम्प्लीमेंट किए उसका विरोध करे, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। बाकी तो लगातार सरपंचों से भी, जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत होती रहती है, क्योंकि सबका एक अपना अधिकार है। मेंबर पंचायत से लेकर के मेंबर पार्लियामेंट तक लोग चुनते हैं, सारे के सारे चुने हुए हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी से कार्य हो, तमाम ये कदम जो है उसी के लिए उठाए गए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ओपीएस जो है वो बंद करने का काम भी कांग्रेस की सरकार ने किया था, और माननीय प्रधानमंत्री जो उस समय के मनमोहन सिंह जी, जो बड़े अर्थशास्त्री माने जाते थे, उन्होंने जब कहा कि ये जो जारी रखना देश इसकी हित की बात नहीं है, उसी को लेकर के कहे तो नई पेंशन स्कीम लागू की है। जब कोई चीज नई लागू की है तो उसके ऊपर भी हमें जो है ना उसी हिसाब से सबको मिलेगा। तो ये केवल प्रजातंत्र के अंदर इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जहां आज कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम तो ओपीएस का समर्थन करते हैं, जबकि बंद करने वाले वही लोग हैं। उस समय क्यों बंद की? हुड्डा साहब ने तो यहाँ तक कहा कि सरकार बनेगी तो पहली जो कोई काम अगर मैं करूंगा तो सबसे पहले ओपीएस लागू करूंगा। तो बंद कौन सी स्कीम कलम से किया था, वो भी उनको बताना चाहिए ना, कि बंद भी तो आप लोगों की कलम ने किया था। उस टाइम क्या हो गया था ऐसा जो बंद करनी पड़ेगी? आज वो कह रहे हैं कि आज तो वो हाथ पैर मार रहे हैं भी किसी तरीके से जो है ना सा आ जाए। तो इसलिए इस तरीके से जो लोग सब पता है लोगों को कि जो बंद इन्होंने की है, और आज केवल और केवल वोट की खातिर, केवल और केवल अपने तरफ ध्यान आकर्षित करने के खातिर इस तरीके के बयान देना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है प्रजातंत्र के अंदर। तो आपकी सरकार क्या इसके ऊपर कोई कदम उठाने वाली? देखिए, हमारी सरकार ने तो स्पष्ट किया है कि अभी तो जो ओपीएस कोई लागू करने की कोई बात है नहीं, कोई नई पेंशन स्कीम ये जो है वो लागू रहेगी। नलवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज की अगर बात करें तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट, 3 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएं जो कि नलवा विधानसभा क्षेत्र को आपने समर्पित किया? देखिए, जो प्रोजेक्ट की बात, तो जैसे मैंने कहा कि मेरा जो क्षेत्र है वो मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र है, उसके अंदर कोई कस्बा भी नहीं है। हिसार का थोड़ा सा पार्ट लगता है, बाकी सारा का सारा ग्रामीण क्षेत्र है। और इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी मांग तो जैसे मैंने पहले कहा भी पानी की रहती है। पानी के लिए हमने जो न्यू शिवानी फीडर जो उसको अभी बनवाने का काम किया है, जिससे कुछ राहत हमें जो है वो मिली है। और इसी तरीके से जो वो पीने की पानी की बात थी, उसके लिए हमने जो लगभग प्रबंध जो है वो कर दिए हैं। और लगातार जो बाकी तो विकास कार्य है वो एक लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि अगर वो आता है तो नलवा विधानसभा क्षेत्र जो है और ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगा? क्योंकि 3.5 साल का वक्त गुजर चुका है, लगभग साल ही आपके पास रह गया। तो कौन सा ऐसा चीज है जो अभी तक आपके अंदर एक टीस है कि ये चीज मैं कर नहीं पाया? देखो, करने की तो जहां तक बात है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि लोगों की सबसे बड़ी मांग जो है वहाँ वो 2 सप्ताह में 2 बारी पानी की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ ये अगर ये पानी मिलता है तो लोगों को आसानी रहेगी कि उसमें जो है वो अपना खेतों के अंदर हो। लेकिन हमने प्रयास इस बात के भी किए हैं कि लोग माइक्रो इरिगेशन की तरफ जाए, ताकि कम पानी में भी ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो सके। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं तमाम हरियाणा के निवासियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि पानी जितना है वो है, हमें माइक्रो इरिगेशन की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। तमाम कार्य हमने काफ़ी हद तक पूरे करने का काम किया है। अब जो नए हम काम कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि हम कम से कम 3 बड़े गांवों को अंदर जो है जो महाग्राम योजना के तहत जो सीवर का, पानी का हम करवाएं, ताकि शहर की तर्ज पे सुविधा जो है गांव के अंदर भी मिले। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मौखिक तौर पर जो है स्वीकृति गंगवा गांव की दे दी है। एक आखिरी सवाल,
2019 में जब आपने विधानसभा चुनाव लड़ा तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी से लड़े, क्योंकि भजन लाल का क्षेत्र था वो और कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी से थे। आज की हालत यह है कि कुलदीप बिश्नोई भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और भव्य बिश्नोई वहां से आदमपुर से विधायक भी बन चुके हैं। राजनीतिक समीकरण 2024 में कैसा बनेगा? निश्चित तौर पर देखिए, जो मैंने जो चुनाव लड़े हैं, मैंने नड़वास से 3 चुनाव लड़े हैं और तीनों ही चुनाव चौधरी भजनलाल जी के परिवार के खिलाफ लड़े हैं, उनके सामने लड़े हैं। और आज जब हम इकट्ठे हो गए हैं तो निश्चित रूप से ताकत बढ़ी है। चाहे वो आदमपुर हल्के के अंदर भी हम बात करें तो देखिए एक दूसरे का मदद होती है। बहुत बहुत धन्यवाद गंगवा साहब। तो दरअसल ये हमारे साथ नलवा के विधायक और हरियाणा के विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा थे और इन्होंने बताया कि नलवा जो है वो विधानसभा क्षेत्र जहां पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, लगातार पानी के ऊपर काम किया जा रहा है और आने वाले समय में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके सरकार आ रही है जिससे कि वहां के लोगों को पानी की समस्या ना हो। वहीं राजनीतिक हालात पे इन्होंने कहा कि दरअसल आम आदमी पार्टी जो अपना अस्तित्व हरियाणा में ढूंढ रही है वो आदमपुर विधानसभा चुनाव में पता लग गया था और आने वाले समय में भी इस पार्टी का हरियाणा में कोई अस्तित्व रहने वाला नहीं है। लेकिन वो आने वाला समय ही बताएगा, 2024 ही बताएगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जिस विकास की बात कर रही है और जिस विश्वास की बात कर रही है वो आने वाले चुनाव में कैसा दिखेगा। अगले कार्यक्रम के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।